अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। Okay, today we are going to start week number 10 और वीक नंबर 10 के एजेंडा को स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिकैप कि हमने प्रीवियस वीक के अंदर जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया था। लास्ट वीक के अंदर हमने स्टार्ट किया था अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म को, देन हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और हमने एनालाइज किया था कि अगर पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर हम फोरियर सीरीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं देन व्हाट विल बी द केस इफ़ यू आर डीलिंग विद द अपीरियोडिक सिग्नल्स। और उससे फिर हमने जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो है उसको डिफ़ाइन किया था। देन उससे फिर जो है हमने उस फार्मूला को यूज़ करते हुए कुछ सिग्नल्स के फ्रिक्वेंसी डोमेन वर्जन फाइंड किए और देन जिस तरह हमने फोरियर सीरीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया था। लेट्स सपोज कि अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है तो दूसरे एंड के ऊपर सीरीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होगा। सिमिलरली उसी ट्रेंड के ऊपर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया था और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया था कि अगर सिग्नल एक्स अवेलेबल है, अगर सिग्नल एक्स अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करना है तो उसको फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ जो टेबल आपकी बुक के ऊपर डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसको कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो लो पास फिल्टर आप लोगों ने स्टडी किए थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के कोर्स के अंदर, उस लो पास फिल्टर की डेफिनेशन क्या थी। तो लो पास फिल्टर का बेसिकली अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हो दैट इसके लो पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होगा जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लोअर साइड वाली सारी वैल्यूज़ को पास करेगा। अगर हम पैसिव फिल्टर की बात कर रहे हैं तो गेन यूनिटी होगा, तो उसको वो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो यूनिटी गेन ट्रांसफ़र कर देगा आउटपुट के ऊपर। तो ओमेगा सी से जो कट ऑफ हमारी फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे वाली ये सारे सिग्नल जो है आपके पास हो जाएंगे। और अगर हम ओमेगा सी से एक हायर वैल्यू देते हैं ग्रेटर देन ओमेगा सी, तो उन सारी वैल्यूज़ को आपका फ़िल्टर जो है वो ब्लॉक कर देगा। और लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि दिस इज़ बेसिकली योर रेक्टेंगुलर फंक्शन। ठीक है, लो पास फिल्टर जो है वो आपका एक रेक्ट फंक्शन जनरेट करता है और रेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि वो एक स्पेसिफिक विंडो होगी जिसका एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे वो माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी तक है और इस विंडो के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो 1 है। और इस तरह हम डिफाइन करते हैं एक लो पास फिल्टर को। अब इस लो पास फिल्टर में एक चीज़ जो हमें यहाँ पे एनालाइज करनी है वो ये है कि आपका फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर, अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस है दैट इज़ ओमेगा। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर दिस सिग्नल इज शोइंग अ रेक्टेंगुलर फंक्शन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपकी वॉइस कट रही है दरमियान से। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? जी सर। ओके, लेट मी चेक द कनेक्शंस बिकॉज आई एम यूजिंग द कैंपस इंटरनेट टुडे। सर ठीक है वॉइस आपकी। ओके देन हारिस आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे एंड पे सही शो हो रहा है सारा कुछ। ओके सो रेक्टेंगुलर फंक्शन, बैक टू द डिस्कशन। रेक्टेंगुलर फंक्शन जो है वो एक लो पास फिल्टर है और लो पास फिल्टर जो है वो हमने एक फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डिफाइन किया है जिसका इंडिपेंडेंट एक्सिस जो है वो ओमेगा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है एज पर द प्रीवियस डिस्कशंस, एज पर द प्रीवियस लेक्चरिंग, कि रेक्टेंगुलर फंक्शन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो इसका टाइम डोमेन सिग्नल जो है वो क्या होगा? सिंक फंक्शन। What will be the time domain signal? सर सिंक Obviously, फंक्शन होगा। that should be a sync function based on our previous discussions.
सो अगर ओमेगा की टर्म में आपको रेक्टेंगुलर मिल रही है, दूसरी टर्म के अंदर आपको सिग्नल जो है वो सिंक मिलेगा। अब हमारी प्रीवियस डिस्कशन एज इट इज़ है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल को बाउंड करते हो, और हमने यहाँ पे उसको बाउंड किया है कि आपकी वैल्यूज जो है वो इस ओमेगा से लेकर इस ओमेगा तक जो है वो टर्मिनेट करनी चाहिए। दिस इज द बाउंड्री। तो बाउंडेड सिग्नल है। और दूसरे एंड के ऊपर हमें पता है कि टाइम डोमेन के अंदर अगर हम सिंक डिफाइन करेंगे तो सिंक माइनस इन्फिनिटी पे स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बाउंड अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं, दिस सिग्नल इज बाउंडेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। देन टाइम डोमेन के अंदर ऑब्वियसली ये सिग्नल जो है वो अनबाउंड होगा, विदाउट बाउंड्री। और कन्वर्सली अगर टाइम डोमेन के अंदर अगर हम सिग्नल की बाउंड्रीज ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल जो है वो बाउंड्री लेस हो जाएगा। तो ये जो है वो दोनों तरफ ही वैलिड है। अब इसी से रिलेटेड आपकी एग्जांपल जो है वो 4.20 है। 4.20 में वो डिमांड ये कर रहा है कि एक लो पास फिल्टर का आपने आउटपुट फाइंड करना है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑब्वियसली। अब कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप सिग्नल को जो है वो रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद उसको जो है वो शिफ्टिंग के साथ साथ उसके दूसरे सिग्नल के अंदर से पास करवा दें। दैट इज़ वन मेथड। सेकंड मेथड हमने ये भी देखा था, अगर हम सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म कर लें तो आपकी जो कॉन्वोल्यूशन है वो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसने ये कहा है कि एक्स ऑफ टी जो आपने एज एन इनपुट यूज़ करना है, दैट इज साइन ऑफ some omega I can be anything, into t, sine omega t divided by pi of t, which is a sinc function. Similarly, जो इसका फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, दैट मीन्स h of t, that is also a sinc function, बिकॉज उसकी जो विंडो बनती है वो रेक्टेंगुलर बन रही है। साइन ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय पाई ऑफ टी। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि एक्स ऑफ टी के अंदर वो आई यूज कर रहा है ओमेगा के साथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कोई भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे ओमेगा सी की वैल्यू फिक्स है कि आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या सिलेक्ट किया है। अब ऑब्वियसली वी नो कि अगर हमने इसकी कन्वोल्यूशन फाइंड करनी है एंड वी नीड टू फाइंड द आउटपुट y ऑफ t, देयर इज अ वे, वी जस्ट will take the transform and we can just multiply the x signal with the x signal like this. X of j omega dot capital H of j omega. We can use this relation. अब x of t जो है वो हमारा सिंक फंक्शन है एंड सिमिलरली h of t भी हमारा सिंक फंक्शन है। तो अगर इन दोनों के हम ओमेगा डोमेन फाइंड करेंगे, इन दोनों के अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन फाइंड करेंगे तो दोनों ही सिग्नल्स हमारे लिए रेक्टेंगुलर फंक्शन बनाएंगे। तो x ऑफ j ओमेगा कैन बी रिटन एज, उसकी जो इक्वेशन आपकी बुक के ऊपर यूज हुई है, दैट इज 1। उसकी वैल्यू एक विंडो के अंदर 1 होगी और वो जो विंडो होगी वो ओमेगा आई से छोटी होगी। और उसके अलावा बाकी हर वैल्यू के लिए आपकी जो है एम्पलीट्यूड 0 होगा अदरवाइज। अब अगर इसको हम प्लॉट करें तो इट शुड बी लाइक दिस। यहां कहीं माइनस ओमेगा आई होगा एंड यहां कहीं प्लस ओमेगा आई होगा। तो ओमेगा की जो मैग्नीट्यूड है अगर ओमेगा आई से छोटी है तो आपके पास मैग्नीट्यूड 1 आएगा, अदरवाइज वो 0 होगा। सो दिस इज योर इनपुट। सिमिलरली दूसरे एंड के ऊपर अगर हमने h ऑफ j ओमेगा फाइंड करना है, h ऑफ j ओमेगा भी सिमिलरली फाइंड हो जाएगा। जस्ट आपका ओमेगा c जो है वो ओमेगा i से रिप्लेस हो जाएगा। 1 और ओमेगा मैग्नीट्यूड, यस
सर ये हमने सिंक फंक्शन को रिवर्स किया है। यस। अब एक्चुअली इशू ये था कि आपकी बुक के ऊपर उसने स्टार्टिंग सिंक फंक्शन से किया है, वो आपको टाइम डोमेन सिग्नल देके वापस टाइम डोमेन डिमांड कर रहा है। दैट मीन्स वो आपको डिमांड ये किया जा रहा है कि कन्वॉल्व करो, लेकिन हम दूसरे एंड के ऊपर जानते हैं कि सिंक का जो है वो सेकंड जो डुअल है वो रेक्टेंगुलर है, और ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर ही होगा, उनके लो पास फिल्टर ही रेक्टेंगुलर है। तो हम उन दोनों रेक्टेंगल्स को बना के उनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपना वाई फाइंड कर लेंगे ओमेगा डोमेन के अंदर, और देन उस वाई को हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म से वापस ले आएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं एच ऑफ जे ओमेगा विद एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो आंसर क्या आएगा? और लेट्स आल्सो ड्रा एच ऑफ जे ओमेगा। अब एच ऑफ जे ओमेगा जो है वो कुछ इस तरह नजर आएगा आपको, सेम विंडोज, सेम जो है वो उसकी शेप होगी, जस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा सी हो जाएंगी। दो केस हो सकती हैं। हमने जो है वो एक और फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेनी है, ओमेगा नॉट, क्योंकि हमारे पास जो है वो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा आई है और दूसरी हमारे पास ओमेगा सी है। अगर मैं कहूं कि ओमेगा आई जो है वो लेस देन ओमेगा सी है, तो आउटपुट पे वाई की वैल्यू में ग्राफ फर्स्ट आएगा कि सेकंड आएगा? लेट मी रिपीट द थिंग्स। दो केसेस हैं, दो फ्रीक्वेंसीज हैं, इसका मतलब दो वैल्यूज इस तरह से चेंज हो सकती हैं। पहला केस ये हो सकता है कि ओमेगा आई इज लेस देन ओमेगा सी, तो ग्राफ नंबर 1 आउटपुट के ऊपर आएगा या ग्राफ नंबर 2 आउटपुट के ऊपर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सर जो लेस है वही आएगा। जो लेस है वही आएगा एग्जैक्टली, बिकॉज दूसरा वो बाउंड्रीज के ऊपर फिर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा आई जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। और अगर दूसरा केस ये हो कि ओमेगा सी जो है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू ओमेगा आई, तो इस केस में फिर हमारा सेकंड ग्राफ जो है वो डोमिनेट करेगा, और जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगी वो फिर इधर से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इट्स लाइक ओमेगा सी की वैल्यू छोटी है, वो कहीं यहाँ पे आएगा, दिस इज योर ओमेगा सी एंड दिस इज योर माइनस ओमेगा सी, तो ओवरऑल ग्राफ ओमेगा सी बचेगा। और सिमिलरली अगर ओमेगा आई स्मॉलर है तो ओवरऑल ग्राफ ओमेगा आई बचेगा। यही चीज़ आउटपुट के ऊपर भी आएगी। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम अबाउट टू फाइंड वाई ऑफ जे ओमेगा, तो वाई ऑफ जे ओमेगा में हमारे पास एग्जैक्टली वही वाली विंडो डिफाइन होगी, दैट मीन्स 1 फॉर सम फ्रीक्वेंसीज एंड 0 फॉर द अदर फ्रीक्वेंसीज। लेकिन 1 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेट्स सपोज कि उसको हम नाम देते हैं अब ओमेगा नॉट का, और ओमेगा नॉट वो वैल्यू है जो स्मॉलर है। अगर केस नंबर 1 देख रहे हैं तो ओमेगा आई स्मॉलर है, इसका मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आई। और अगर हम केस नंबर 2 देख रहे हैं तो ओमेगा सी स्मॉलर है, तो इसका मतलब है ओमेगा सी जो है वो ओमेगा नॉट होगा। तो ओमेगा नॉट वो नंबर है जो स्मॉलर है। जस्ट दो इक्वेशन देखने के बजाय हमने इसको एक में ही कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ तक बताओ को क्वेश्चन है तो, और ऑब्वियसली जीरो होगा अदरवाइज। यहाँ तक जो है वो क्लियर हुआ है सबको? सर ये मेगा नोड कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्मॉलर वैल्यू? नहीं, कोई भी नहीं। हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं, ओमेगा आई है और ओमेगा सी है। इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो ओमेगा नॉट है। लेट मी राइट इट डाउन। अगर फर्स्ट केस देख रहे हैं तो ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा आई है। अगर हम सेकंड केस देख रहे हैं
देन ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा सी है। बस ये दो वैल्यूज हैं, कोई भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में ही एक वैल्यू हमने फिक्स करनी है। ऑब्वियसली एक स्मॉलर होगी, एक जो है वो ग्रेटर होगी। अगर दोनों ही सेम है तो इसका मतलब आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, आगे चलें। ओके सर। ओके, आपकी बुक के ऊपर आप जो एग्जांपल सॉल्व है वो एग्जैक्टली सेम वे से ही है। हमने जैसे उसको जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से कर लिया कि लो पास फिल्टर क्या करता है, और ये वो एक्स ऑफ टी डिफाइंड है, एच ऑफ टी डिफाइंड है, एंड देन इज फाइंडिंग द एक्स जे डोमेन, जे ओमेगा डोमेन, और एक रेक्टेंगुलर फंक्शन आपका x डिफाइन कर देगा, एक रेक्टेंगुलर विंडो जो है वो आपका h डिफाइन कर देगा। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और ओमेगा नॉट आ जाएगा। एंड ओमेगा नॉट इज द स्मॉलर वैल्यू अगर आप ओमेगा आई और ओमेगा सी को कंपेयर करो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस y को वापस टाइम डोमेन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगेन दो केसेस हो सकती हैं एज पर दी ओमेगा नॉट वैल्यू। अगर ओमेगा सी स्मॉलर है तो वैल्यू जो है वो फिर ये वाली डोमिनेट कर जाएगी, एच ऑफ टी वाली। तो एच ऑफ टी इज देन आंसर इफ ओमेगा सी इज स्मॉलर देन ओमेगा आई। साइन ऑफ ओमेगा सी जो है वो सर्वाइव करेगा डिवाइड बाय पाई टी एज इट इज। एंड इफ ओमेगा आई इज स्मॉलर देन ओमेगा सी देन आपका जो है वो ओमेगा आई सर्वाइव करेगा और एज इट इज आपकी एक्स ऑफ टी की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपका इशू है तो एक्सक्यूज मी सर। यस सर हमारे पास जो इनपुट फंक्शन ग्राफ था वो गिवन था ओमेगा की फॉर्म में, तो हमने स्टार्टिंग में एक्स टी और एच टी क्यों लिखा, इसकी तो फिर कोई ज़रूरत ना हुई। हमारे पास ग्राफ ओमेगा के फॉर्म में नहीं था। ठीक है, ये जो मैंने आपको ग्राफ स्टार्टिंग में एक ओमेगा के फॉर्म में शो करवाया है, दिस इज जस्ट टू रिकॉल कि लो पास फिल्टर का ग्राफ होता कैसे है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बुक। ये स्लाइड मैंने खुद से इंक्लूड किया है। एग्जाम्पल आपकी स्टार्ट होती है एग्जैक्टली एक्स ऑफ टी से। ठीक है, एक्स ऑफ टी को वो सिंक डिफाइन करता है और एच ऑफ टी को भी वो सिंक डिफाइन करता है, और उन सिंक्स को हमें कन्वर्ट करके रेक्टेंगुलर में लेके जाना है so that we can multiply both signals ताकि हमारे लिए कन्वोल्यूशन इजी हो जाए। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग स्लाइड का मतलब ये था कि रेक्टेंगुलर फिर डिफाइन कैसे होगी। ओके, 4.21 पे चले फिर। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग एक और प्रॉपर्टी आपको जो है वो एनालाइज करनी है। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आपने देखी है, और कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपका टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल कन्वॉल्व हो रहा है, अगर आपका टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल कन्वॉल्व हो रहा है, देन फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल विल बी मल्टीप्लाइंग। कन्वर्स क्या है उसका? कन्वर्स ये है, अगर टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो आपको आर ऑफ टी नजर आ रहा है, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस सिग्नल एंड पी सिग्नल। तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर लिया जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल्स जो है वो कन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इट्स अ रिवर्स थिंग। टाइम डोमेन के अंदर कन्वोल्यूशन इज मल्टीप्लिकेशन इन द सेकंड डोमेन, एंड convolution in your first domain is the multiplication in the second domain, and multiplication in the first domain is convolution in the second domain. इसको बोलते हैं multiplication property. If signals are multiplying in the time domain, signals will be convolving in the frequency domain. ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके पास सिग्नल्स जो हैं वो डायरेक्टली उसने ओमेगा डोमेन के अंदर दे दिए हैं और ही इज आस्किंग के फाइंड द कन्वोल्यूशन, you can just take the inverse transform and find the multiplication. डिफरेंट आपके जो है वो एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी 4.21 के अंदर यूज होती है, एंड ही यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के लिए ये कन्वोल्यूशन का जो है इनवर्स है, ये कन्वोल्यूशन का इनवर्स से क्या मतलब? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो।
सर जैसे उसके अंदर सर हमारा जो था कि एच ऑफ जे मेगा जो था वो वाई ऑफ जे मेगा और एक्स ऑफ जे मेगा का मल्टीपल था। इसमें सर ये आउटपुट में आ रहा है, उस उधर जो था इनपुट में था सर। एग्जैक्टली यहाँ पे उस जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना उसका टोटल उल्टा है। वहाँ पे हमारी आउटपुट जो थी वो मल्टीप्लाई होकर बनती थी इस साइड के ऊपर फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। हम लिखते थे y इज इक्वल टू, मैं जे ओमेगा स्किप कर रहा हूँ, h इंटू एक्स, और इस तरफ होता था y ऑफ t इज इक्वल टू x कन्वोल्यूशन विद h। अब ये वाली जो कन्वोल्यूशन है वो चली गई है राइट साइड के ऊपर, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आ गई है आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर। दोनों तरफ आप आउटपुट फाइंड कर लोगे। दोनों ही केसेस के अंदर आप y फाइंड कर सकते हो, आप r फाइंड कर सकते हो, r को आप अगर y से रिप्लेस कर दो तो। बट द थिंग इज कि दोनों तरफ आपको आउटपुट फाइंड करने के लिए प्रोसेसिंग क्या करनी है। पहले के अंदर आपको प्रोसेसिंग करनी है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो टाइम डोमेन के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन अगर आप यही वाला काम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर करना चाहते हो तो फिर आपको कन्वोल्यूशन करनी होगी, तब r और ये वाला r इक्वल होंगे। और दूसरे एंड के ऊपर हमने जो प्रीवियस कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमने कहा था कि अगर एक डोमेन के अंदर, टाइम डोमेन के अंदर यू हैव टू कन्वॉल्व, तो बेटर ये है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ले जाओ ताकि आप इसकी जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सको। तो डिपेंड कि मल्टीप्लिकेशन इजी लग रही है या आपको कन्वोल्यूशन इजी लग रही है, तो आप दोनों ही प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। कन्वोल्यूशन भी कर सकते हो आप, जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। अब कन्वोल्यूशन कैसे हेल्पफुल हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो चेक करते हैं हम 4.21 से। बिकॉज प्रीवियसली हमने ये तो एनालाइज कर लिया है कि यूजिंग कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अगर हम ट्रांसफॉर्म करके मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़्यादा इजी है। तो ट्रांसफॉर्म भी करें फिर उसको कन्वॉल्व भी करें तो ज़्यादा हेक्टिक लगता है हमें। लेट्स सी कि वो कैसे हमारे लिए चीज़ें आसान करता है। फर्स्ट सिग्नल इज P of t। अब P of t इज कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी। कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी एक सिग्नल है जो कि एग्जैक्टली ये वाला है, और उसके साथ आपने एक S सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है, और S सिग्नल उसने डिफाइन नहीं किया हुआ। अब कॉज ऑफ ओमेगा टी को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो आपकी ये सेकंड इक्वेशन बनेगी, और ये हम प्रीवियस किसी एग्जांपल के अंदर कर भी चुके हैं। जब हमने साइन का ट्रांसफॉर्म लिया था उसके बाद हमने कोसाइन का ट्रांसफॉर्म भी देखा था। ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल्स बनेंगे, और एक्सपोनेंशियल का ट्रांसफॉर्म आपकी इम्पल्स होगी, और इम्पल्स के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई होता है। बिकॉज कोसाइन के साथ भी एक 2 से डिवाइड हो रहा होगा, बिकॉज अगर हम इसको आइलर्स आइडेंटिटी से करें तो इट विल बी लाइक एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर में 2 है ये इस 2 पाई वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद है कि दोबारा से रिकॉल करवाऊँ इसको? सर क्लियर है ये। चलो दैट्स गुड। तो उस प्रॉपर्टी को हमने जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया है। P ऑफ ओमेगा है दैट इज योर पाई सिग्नल माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर इम्पल्स है, देन पाई एम्पलीट्यूड और प्लस ओमेगा नॉट के ऊपर इम्पल्स है। अब अगर मैं इस सिग्नल को, सेकंड वाले सिग्नल को जो P ऑफ ओमेगा डिफाइन हुआ है, किसी भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आप डायरेक्टली अपनी इम्पल्स की सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। किसी भी आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? इट्स लाइक कि अगर हमारे पास एक ओमेगा डिफाइंड है, सॉरी इम्पल्स डिफाइंड है ओमेगा नॉट के ऊपर, और मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं एक्स ऑफ जे ओमेगा या एक्स ऑफ ओमेगा, आंसर क्या आएगा? दैट्स इट। बिकॉज इम्पल्स उस पर डिफाइंड है, एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है तो एक्स जो है वो भी उसी पॉइंट के ऊपर सर्वाइव करेगा, और लेफ्ट और राइट के ऊपर 0 हो जाएगा। यही चीज वो यहाँ पे यूज करता है यूजिंग दिस
मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। पी ऑफ ओमेगा डिफाइंड है और पी ऑफ ओमेगा के अंदर इम्पल्सिस डिफाइंड है। तो इस इम्पल्सिस को अगर मैं एस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो एस सिग्नल जो है वो जस्ट माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर सर्वाइव करेगा एंड प्लस ओमेगा नॉट के ऊपर सर्वाइव करेगा, एंड दिस इज योर ओवरऑल आर ऑफ ओमेगा। यहां तक बताओ क्वेश्चन है तो? सर ये एंड वाला स्टेप रिपीट कर दे सर पहले। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। रिपीट करने से पहले ना हम दोनों चीजों को पैरेलल में लेके चलते हैं, एक टाइम डोमेन एनालिसिस और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो जहाँ जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में शिफ्टेड है, और जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर टी लिखा हुआ है वो टाइम डोमेन है। हमने करना है आर ऑफ टी को फाइंड, ये गोल है। और आर ऑफ टी जो है वो फाइंड होगा एस ऑफ टी सॉरी एस ऑफ टी इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, बिकॉज पी ऑफ टी जो है वो कोसाइन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना अगर हम तो आर मिल जाएगा। लेकिन क्या हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म लेने के बाद? क्या हम उसको यूज करके कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? लेट्स चेक। अब ऑब्वियसली एस सिग्नल का हर टाइम डोमेन का जो पॉइंट है वो कोसाइन सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टाइम डोमेन सिग्नल जो कि एक स्पेसिफिक वे से प्लस या माइनस कर रहा होगा। दिस इज मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जैसे ही हमने कोसाइन का ट्रांसफॉर्म किया ना, वो इम्पल्सिस बन गया। अब इम्पल्स बन गया, इसका मतलब आपका ओवरऑल जो है सारी की सारी कैलकुलेशंस इम्पल्स खुद ही सॉल्व कर देगी। इम्पल्स ने क्या करना है, जिस भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होना है या जिस भी सिग्नल के साथ इसने अटैच होना है, उस सिग्नल की सारी वैल्यूज को ये जीरो कर देती है, एक्सेप्ट वन वैल्यू जिसके ऊपर यह खुद सर्वाइव कर रही है, ओमेगा नॉट, एंड सिमिलरली प्लस ओमेगा नॉट। 1/2 पाई फार्मूले का एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे पाई इन्वॉल्व है तो पाई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले पाई से, 1/2 बचा। उसके बाद एस सिग्नल का माइनस ओमेगा नॉट सर्वाइव किया है, बाकी एस पूरा जीरो हो गया बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट इम्पल्स। सिमिलरली एस ने इस सेकंड इम्पल्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना था, तो जब वो सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका जस्ट प्लस ओमेगा नॉट बचा है और बाकी सारे का सारा सिग्नल जीरो हो गया है। तो दिस इज योर आर ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। अब इसको कंपेयर करो जरा टाइम डोमेन के साथ। टाइम डोमेन के अंदर यू नीड टू मल्टीप्लाई एवरी टाइम वैल्यू विद एवरी टाइम वैल्यू ऑफ कोसाइन सिग्नल, ठीक है। और ऑब्वियसली आपके पास देन एक वेव फॉर्म आएगी, उसको आप नाम दोगे आर फंक्शन का। लेकिन उसी के ही कन्वर्सली अगर हम चेक करें तो हमारा ट्रांसफॉर्म लेने के बाद अगर हम उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, वी कैन डायरेक्टली फाइंड द आर ऑफ ओमेगा यूजिंग द इम्पल्स प्रॉपर्टीज, इम्पल्स सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस हारिस, क्लियर हुआ है आपको? जी सर क्लियर है। ओके, अब लास्ट वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करो, सॉरी लास्ट इक्वेशन को। लास्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल एस है और वो ओमेगा नॉट के ऊपर डिफाइंड है। क्या तो जो भी सिग्नल एस होगा वो शिफ्ट कर जाएगा ओमेगा नॉट के ऊपर विद हाफ एम्पलीट्यूड, और सेकेंडली वही सिग्नल आपका शिफ्ट कर जाएगा माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर विद हाफ एम्पलीट्यूड। ये है जी आपका ओवरऑल एनालिसिस इस लास्ट इक्वेशन से। अब ये इससे रिलेटेड ग्राफ्स हैं।
एस ऑफ ओमेगा जो था वो हम एज्यूम करते हैं कि उसका जो कोई ग्राफ है ना वो कुछ इस शेप का है, माइनस से लेकर प्लस तक वो आपको ये वाली शेप प्रोवाइड कर रहा है। और जो कोसाइन सिग्नल था उसके अंदर दो इम्पल्सेस इन्वॉल्व होती हैं, फर्स्ट इज एट प्लस ओमेगा नॉट एंड सेकंड इज एट माइनस ओमेगा नॉट। अगर आप फिगर ए और फिगर बी को मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट? यू कैन डायरेक्टली गेट द फिगर सी। ये वाला सिग्नल ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जहां पे इम्पल्स थी, लेकिन एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। सिमिलरली यही वाला सिग्नल आपका माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, सेम एस सिग्नल प्लस ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो गया है एज पर द इक्वेशन। सेम एस सिग्नल माइनस ओमेगा नॉट एंड प्लस ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो गया है विद हाफ एम्पलीट्यूड। इस इक्वेशन से और ग्राफ से मुझे बताओ कि अगर इन दोनों के अंदर कोई आपको डिस्क्रिपेंसी है तो। ग्राफ्स जो है वो कैसे जनरेट हुए हैं और उन ग्राफ्स का इक्वेशन से कैसे लिंक बनता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है, तो और बेसिकली ये जो हम काम कर रहे हैं ना इस एग्जांपल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये जो आपके रेडियोस होते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है वो इस रूल को फॉलो करती है। और ऑब्वियसली यू विल एनालाइज दिस टॉपिक इन डेप्थ इन योर नेक्स्ट कोर्सेज। और काम करते हैं आर ऑफ जे ओमेगा, जहाँ पे हमने लास्ट स्टॉप किया था इस सी ग्राफ के ऊपर, उससे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट फिगर है ना, ए फिगर, वो आर ऑफ जे ओमेगा है जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल की आउटपुट थी। अगर मैं इस सिग्नल को दोबारा से दो इम्पल्सेस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं सम कोसाइन फंक्शन, अब रिजल्ट क्या होगा? इट्स लाइक यू आर फाइंडिंग योर जी ऑफ टी, और जी ऑफ टी जो आपने बनाया है वो एस ऑफ टी इंटू सम कॉज एंगल ओमेगा टी, उसको ओमेगा नॉट का नाम देते हैं, इंटू कॉज ऑफ फिर से ओमेगा नॉट। तो ये जो एंड वाला जी है ना, ये दो कोसाइन को मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने पहले वाले दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट फाइंड कर लिया, वो आर ऑफ जे ओमेगा आता है। अगर एक और कोसाइन में साथ मल्टीप्लाई करवा दूं उससे क्या हो जाएगा, इसको जरा एनालाइज करते हैं। एस ऑफ टी तो हमारा एज इट इज आ गया। इस कोसाइन को अगर मैं इस कोसाइन के साथ मिलाऊं, इट विल बिकम कोसाइन स्क्वायर। और कोसाइन स्क्वायर को यू कैन यूज एन आइडेंटिटी, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉज ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी। मुझे करेक्ट कर देना अगर ये फार्मूला में कोई मसला है तो, बिकॉज जो है मैं इसको खुद से ही लिखा हूँ। 1 प्लस कॉज 2 ओमेगा नॉट टी, एस ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 1/2 एस ऑफ टी एज इट इज आ गया, प्लस एस ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड लास्ट इक्वेशन के अंदर जो है वो आपके पास दो पैरामीटर्स आए हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज योर ओरिजिनल सिग्नल एस ऑफ टी, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है सी ग्राफ के अंदर। आपका ओरिजिनल सिग्नल वापस आ जाएगा एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था। दूसरी टर्म क्या बता रही है आपको?
इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस केस के साथ, व्हेन वी वर मल्टीप्लाइंग एस ऑफ टी विद कोसाइन ओमेगा नॉट टी। जब हमने सिग्नल एस को कॉस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास दो सिग्नल्स जनरेट हुए थे कॉपीज़ की फॉर्म के अंदर। फर्स्ट सिग्नल वाज एट प्लस ओमेगा नॉट जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी थी, एंड सेकंड सिग्नल वाज एट माइनस ओमेगा नॉट। अब चेंजिंग सिर्फ ये हुई है कि कोसाइन के साथ ओमेगा नॉट नहीं है, कोसाइन के साथ 2 ओमेगा नॉट है। तो अब सिग्नल्स कहाँ कहाँ शिफ्ट होंगे? जो आपका फर्स्ट जो है वो कॉपी है वो अब सर ओमेगा एक तो नॉट से शिफ्ट एम्पलीट्यूड, होके, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड तो उसका डिक्रीज हो रहा है, बट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फ्रीक्वेंसीज। सो द फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट कॉपी ऑफ द सिग्नल विल बी एट प्लस 2 ओमेगा नॉट, जो कि प्रीवियसली हमारे पास ओमेगा नॉट थी। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स है, तो सिग्नल की जो शिफ्टिंग है वो भी 2 टाइम्स हो गई है, और उसी की ये कॉपी जो है वो आपकी माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर होगी, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। 4.21 और 4.22 इन दोनों को अब जो है वो कंबाइन करो। एक के अंदर हम कर रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन विद कॉस। दिस इज योर एस सिग्नल, दिस इज योर कोसाइन सिग्नल ओमेगा नॉट के साथ। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया, ये सिग्नल प्लस ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो गया और देन माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वाले एग्जांपल में एक और कोसाइन को ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो एट द एंड रिजल्ट है वो ये लास्ट इक्वेशन बताती है। लास्ट इक्वेशन के अंदर एस ऑफ टी एज इट इज आ गया, ऑब्वियसली 1/2 का एक एम्पलीट्यूड साथ आ रहा है, वो साथ अटैच हुआ, और देन कोसाइन के साथ 2 फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 टाइम्स, सेकंड हार्मोनिक जनरेट हो रहा है। तो सेकंड हार्मोनिक के केस में जो आपकी ओमेगा की वैल्यू है वो 2 ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और -2 ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। पहले एम्पलीट्यूड जो था वो a/2 था, एक और डिवाइड बाई 2 अटैच होगा तो एम्पलीट्यूड a/4 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन। इसमें ज़्यादा आपको जो है वो इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको ज़रा डिटेल से पढ़ोगे। हम जस्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। डीमॉड्यूलेशन का मतलब है हमने अपना सिग्नल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो वापस रिट्रीव कर लिया है, एंड दिस वाज दैट सिग्नल एस ऑफ जे ओमेगा। Any question related to these graphs and these equations? क्यों भाई आरस क्लियर है? यस सर क्लियर। रिपीट करो फिर मैंने क्या बताया है। जी सर, ये आपने अभी अभी आपने एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन का बताया कि हमने दोबारा जो है ना अपना सिस्टम जो है अचीव कर लिया है, जो हमें इनपुट पे रिक्वायर्ड था। तो बेसिकली हमने अपनी कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को यूज़ किया है ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, and we have generated amplitude modulated signal and amplitude demodulated of the signal. Next still same property, just उसकी एक और उसने वेरिएंट से उसको जो है वो सॉल्व किया है। x of t is sine of t into sine of t by 2 divided by pi t square। इस सिग्नल को आपने सॉल्व करना है और आपको फाइंड आउट करना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। द प्रॉब्लम इज कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए यू नीड टू इंटीग्रेट द सिग्नल फ्रॉम -infinity टू +infinity। कैन यू इंटीग्रेट x of t डायरेक्टली?
क्यों भाइयों, तुम लोगों ने मैथ के बड़े कोर्सेज पढ़े हुए हैं सुना है मैंने। कैन यू गाइस इंटीग्रेट एक्स ऑफ टी? क्यों फरहाद? सर मुश्किल है इसकी इंटीग्रेशन। तो वी कैन यूज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो इसमें अगर हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो इसके हम दो पार्ट्स बना सकते हैं। पहला पार्ट होगा साइन टी ओवर पाई टी, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया। देन साइन टी बाई टू वाले पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया है। एंड वी नो द मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज बेसिकली द कन्वोल्यूशन इन योर फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन। तो अगर हम पहले वाले सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें और उसको हम कन्वॉल्व करके सेकंड का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें, वी विल गेट द आउटपुट। एंड इफ यू ऑब्जर्व द सिग्नल्स, ये जो फर्स्ट आपको सिग्नल नजर आ रहा है साइन टी ओवर पाई टी, दिस इज अ सिंक फंक्शन। सिमिलरली जो सेकंड आपको नजर आ रहा है, दिस इज अगेन अ सिंक फंक्शन। तो दो सिंक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड ऑब्वियसली इन दोनों सिंक फंक्शंस के अगर हम इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म लेते हैं, दोनों ही रेक्टेंगुलर फंक्शन बनाएंगे। रेक्टेंगुलर फंक्शन हेयर एंड अ रेक्टेंगुलर फंक्शन हेयर, तो ट्रांसफॉर्म इजी हो गई है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन जो है वो चेक करोगे, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, विल बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द इक्वेशन। But if you separate the terms, sin t divided by pi t is the first term, sin t by 2 divided by the pi t the second term, then we can simply take the Fourier transform, we can convert the sinc function to the rectangular function and then solve the equation. So whichever method you can use. Any question related to this 4.23? जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को जो है वो उसने यूज़ किया है टू सिंप्लीफाई थिंग्स। We can directly integrate signal x of t if you have that much practice, but if you want to ease your calculations, you can use multiplication property. You can convert the signals into sinc functions, and then those sinc functions can be converted to in the rectangular function by taking the Fourier transform. And we can directly convolve those two rectangular signals to get the output x of j omega. और इन एग्जांपल्स की आप लोगों को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बिफोर एनी असेसमेंट। अगर आप मिड के लिए आ रहे हो या फाइनल के लिए आ रहे हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस की हुई है और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप किसी भी असेसमेंट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। और आप लोगों को इतनी जो है वो प्रैक्टिस या इतनी कमांड है कि आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाए, एंड so this equation will become simple, this calculation will become simple. और सिमिलरली हमने जो है वो कुछ ट्रांसफॉर्म के हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ का टेबल देखा था। अगर हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। एक टेबल आपका वो है 4.1 आई गेस। सेकेंड टेबल आपका ये है कुछ इंपॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। You can solve them in any assessment, but you can directly use them if you want. Like cos of omega t का Fourier transform is directly pi impulse minus के ऊपर and impulse plus के ऊपर. Similarly, sin का जो Fourier transform है, this figure is not that much clear. You can consult your book. एक j से डिवाइड हो जाएगा. Similarly, minus omega naught and plus omega naught. और हमने previously कुछ exponential के Fourier transforms को भी देखा था, तो उनके transforms भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो आई विल बी अज्यूमिंग कि ये चीज़ें आपको पता है, और एल्स यू कैन सॉल्व देम, बट दैट विल टेक टाइम। यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस।
Any question from you guys? Otherwise, I'm going to stop the recording. एक्सक्यूज मी सर। Yes, Aris. सर वो असाइनमेंट का रिलेटेड पूछना था सर, वो कमांड यूज कर रहे हैं वो ऑडियो लोड वगैरह वाली, सर वो उधर कोई आउटपुट पे कुछ आ ही नहीं रहा सर। किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो आप लोग? सर वो जिसके अंदर हमने ऑडियो जो है वो उधर करनी है, इंपोर्ट करनी है सर। उसके लिए कौन सी कमांड यूज कर रहे हो? सर वो आपने उसके अंदर लिखा हुआ है ना ऑडियो लोड एंड एक और कमांड है सर। ऑडियो लाउड और साउंड की कमांड है। जी सर। तो सर वो वहाँ पर एरर आ जाता है सर। तो उसका आप सिंटैक्स सही यूज नहीं कर रहे होंगे ना। आपने ऑडियो लोड की कमांड की हेल्प चेक करनी है पहले मैटलैब के ऊपर कि उसका सिंटैक्स क्या है, और दूसरी चीज़ आपने ऑडियो लोड की कमांड के बाद उस फाइल की लोकेशन देनी है जहाँ से उसने साउंड फाइल को पिक करना है, और मेक श्योर कि आप वो पाथ जो दे रहे हो उस पाथ के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाथ के अंदर स्पेसिंग भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लाइक होता है ना, हम फोल्डर का नाम रख लेते हैं फर्स्ट देन स्पेस सेकंड नेम, तो वो चीज़ से अवॉइड करना है आपने। कॉन्टीन्यूस नेम होना चाहिए, सेपरेट करना है तो सेमी कॉलन अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर लो। तो क्वाइट पॉसिबल कि आप या तो सिंटेक्स में इशू है या आपके जो है वो फाइल की लोकेशन में इशू है। ओके सर। इसको चेक कर लो, अगर स्टिल यू हैव एन इशू यू कैन टेक्स्ट मी ऑन MS Teams और मुझे एग्जैक्टली बताओ कि आप कौन सी कमांड लिख रहे हो और उस कमांड से आपका एरर क्या आ रहा है। सर ओके क्लास, थैंक यू।